देखो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है और मुझे पता है कि हम में से बहुत लोगों का मेमोरी कुछ 2 MB से भी कम होता है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम सीजन 1 की पूरी कहानी को एक बार में रिकैप करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ब्रीफली ओवरऑल कहानी में क्या हुआ सोलो लेवलिंग की लोर के साथ अच्छे खासे तरीके से कवर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो कहानी शुरू करने से पहले ये जान लो कि सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो बहुत साल पहले सडनली बहुत ही मैजिकल पोर्टल्स खुलने लगे दुनिया में और उसमें से आने लगे खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स, जिनको नॉर्मल गोला बारूद चाकू छुरी से मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके अंदर माना होता है, यानी कि एक अलग तरह के पावर्स। तो इन डंजन के खुलने के साथ साथ बहुत सारे अलग ह्यूमंस में अलग अलग पावर्स भी आई और इन सभी मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए आगे आए हंटर्स। हंटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल मैजिकल पावर्स रहती है, जैसे ये मॉन्स्टर्स के पास होती है, और उनको रैंक किया जाता है फ्रॉम E to S। S मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल और E मतलब काफी वीक। ऐसे 9-10 साल बीत जाते हैं और ये पोर्टल्स काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं और इन्हें डंजन्स का नाम दिया गया। तो अभी वैसे दुनिया भर में बहुत सारे हंटर्स डंजन्स में जाते हैं और उनमें से मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें पे भी किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई मॉन्स्टर मरता है तो हंटर्स को उनके डेड बॉडी में से काफी प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, जिनको एसेंस स्टोन कहते हैं, और हंटर्स इन्हीं को बेच के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अब इन एसेंस स्टोन्स का भी काफी अलग अलग रैंक्स होते हैं। E रैंक वाले एसेंस स्टोन को कुछ फ्यू डॉलर्स में बेच दिया जाता है, वैसे ही S रैंक वाले एसेंस स्टोन को कुछ लाखों करोड़ों में बेचा जाता है। एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल करके काफी एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, या फिर उनका इस्तेमाल करके वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जिससे उन्हीं मॉन्स्टर्स के साथ लड़ा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि हर 2 में से एक बंदा एक हंटर बन सकता है, कुछ 0.001% ऑफ द पॉपुलेशन ही हंटर्स की पावर अवेकन कर सकती है। अब जैसे मैंने कहा कि हंटर्स को रैंक किया जाता है फ्रॉम E to S। अब एक वही बात यह है कि अगर किसी हंटर की पावर अवेकन हो गई तो वो अपने पावर लेवल्स कभी बढ़ा नहीं सकता। मतलब अगर एक बंदा B रैंक हंटर है तो चाहे कुछ भी कर ले, वो B से A तक नहीं जा सकता। तो हंटर्स को बस अपने कॉम्बैट एबिलिटीज और बैटल IQ इन सभी के ऊपर ही काम करना होता है, ताकि वो अपने पावर्स में बेहतर बने। अब चलो, मैंने तुम लोगों को सोलो लेवलिंग की वर्ल्ड समझा दी है, तो अब चलते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ, जिसका नाम है संग जिनवू, और ये बंदा भी E रैंक हंटर है। अब ये बंदा काफी ज्यादा गरीब है, इसलिए वो हंटर का काम करता है। E रैंक हंटर होने के बावजूद ये काफी ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि इसकी माँ को एक बीमारी हो चुकी है जिसका नाम एटर्नल स्लम्बर है, और ये उसी माना के कारण हुआ है, मतलब वो मॉन्स्टर्स की एनर्जी के कारण, और उसे अपने बहन की स्कूलिंग फीस भी भरनी है। तो मतलब बंदा कैरिंग और मेहनती है। तो एक दिन ऐसा ही वो अपने दोस्तों के साथ एक डंजन में काम करने जाता है। तो यहाँ पर ये लोग एक C रैंक डंजन में जाते हैं। हाँ, डंजन्स को भी रैंक किया जाता है, और हाँ, जब एक डंजन खुलता है तो वो 7 दिन के लिए एक्टिव रहता है, और अगर उस डंजन के बॉस को 7 दिन में नहीं हराया गया तो एक डंजन ब्रेक हो जाएगा और उसमें से सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। तो इसी बात को मानते हुए जिनवू और बाकी सब लोग उस डंजन में एंटर करते हैं। सब लोग मिलकर उस डंजन में अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन सडनली उन्हें उसी डंजन में एक और डंजन दिखता है। इसे डबल डंजन कहा जाता है, मतलब डंजन के अंदर एक और डंजन। तो जैसे उनको काम दिया गया था कि एक डंजन को खत्म करके बाहर आना है, ये लोग सोचते हैं कि इस वाले डंजन को भी खत्म कर देते हैं, जिससे और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसी ग्रिड के कारण वो उस डंजन के अंदर चले जाते हैं, और अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने गलत कदम ले लिया। दरअसल वो जो डंजन था वो एक S रैंक डंजन था, और हम यहाँ पर एक मूर्ति देखते हैं जिसका नाम एब्सोल्यूट बीइंग है। ये सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का गॉड है। हमें इसके बारे में ज्यादा तो बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ये लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो यहाँ पर उस डंजन के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें जिन्हों समझ जाता है, और उसकी वजह से कुछ लोग जिंदा बच पाते हैं, और जो बाकी लोग रूल्स को तोड़ देते हैं वो बुरी तरह से मर जाते हैं। फाइनली जिनवू अपने लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देता है, जिसके कारण बाकी लोग बच के निकल जाते हैं। यहाँ पर जिनवू मरने ही वाला होता है, लेकिन सडनली उसके आंखों के सामने एक स्क्रीन आती है, उसे एक इन्विटेशन देती है कि प्लेयर बनने को। जिनवू को समझ नहीं आता कि क्या करूं। जिनवू उस हालत में कुछ और सोच नहीं पाता और वो यस दबा देता है, और इसी के साथ जिनवू का होता है रीबर्थ। तो ये सब कुछ खत्म होता है और जिनवू फाइनली हॉस्पिटल के बेड के ऊपर चौंकते हुए उठता है, और उसके सामने होते हैं हंटर एसोसिएशन के 2 बड़े इंस्पेक्टर्स। वो डाउट करते हैं कि जिनवू ने डबल अवेकनिंग की है। अब डबल अवेकनिंग क्या होती है, इसके भी होने के काफी ज्यादा कम चांसेस हैं। इसमें होता ही है कि एक हंटर की पावर्स री अवेकन होती है, और इसके कारण उसकी पावर्स D या E रैंक से S रैंक तक भी जा सकती है। मतलब समझ लो, जो चीज एक हंटर कर नहीं सकता वो ये चीज कर सकती है। लेकिन वो इंस्पेक्टर्स उसे चेक करते हैं और उसका पावर लेवल अभी भी 10 होता है, मतलब E रैंक पे ही था बंदा। उनके जाने के बाद जिनवू अपना गेम सिस्टम खोलता है, जो कि उसने एक्सेप्ट किया था उस डंजन में, और वो सिस्टम उसे डेली टास्क देता है, जिसे पूरा ना करने पे उसे पनिशमेंट मिलेगी। जिन्हों इस बात को इग्नोर कर देता है, और आगे जाके उसे पनिशमेंट मिलती है। उसे सडनली एक रेगिस्तान में पहुंचा दिया जाता है, जिसमें उसे 3 घंटे खतरनाक सेंटीपीड से बचते हुए गुजारना पड़ता है। बाद में जाके जिनवू को इसके बारे में पता चलता है कि अगर ये सब डेली टास्क कंप्लीट किया तो इसे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे एक रिकवरी पोशन, जिसे पीने के बाद उसकी हेल्थ और स्टेमिना 100% रिकवर हो जाएगी, और इवन वो अपने स्किल्स पर भी डेली रिवॉर्ड्स को स्पेंड कर सकता है। मतलब अभी के लिए जिनवू एक
इकलौता बंदा बन चुका है जो कि अपने पावर लेवल्स को एनहांस या फिर लेवल अप कर सकता है, जबकि बाकी हंटर्स ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जिन्वो डेली वो टास्क कंप्लीट करता है और बाद में कंप्लीट करने के कारण उसे एक स्पेशल डंजन की की मिलती है जो कि सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है। जिन्वो ऐसा करता भी है और उस डंजन में कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हुए उसे पता चलता है कि उसकी पावर लेवल पहले से काफी हद तक बढ़ चुकी है। पहले वो एक गॉब्लिन को मार नहीं पाता था, अब वो 3-4 लोगों को एक साथ लपेट रहा है। तो यहाँ पर वो बाकी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और फाइनली उस डंजन के बॉस को फेस करता है जो कि एक सांप होता है और जिसका नाम कसाका होता है। जिन्वो अपनी पूरी जान लगा देता है उससे लड़ने में, और क्योंकि जिन्वो ने काफी ज्यादा अपने पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में लगा रखे थे उसे लेवल अप करने में, तो जिन्वो फाइनली उस सांप को हरा पाता है अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन को पूरी तरह से निचोड़ देता है। अब इस बॉस को हराने के कारण जिन्वो को एक नया वेपन मिलता है, एक डैगर टाइप का जिसका यूज करके वो अपने एनिमीज को पैरालाइज भी कर सकता है। अब भाई अपने ना केवल स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ये एक्सरसाइज करके एकदम हैंडसम वगैरह बन जाता है, मतलब इसको कोई पहचान भी नहीं सकता। और लड़कियां इसके पीछे पागल हुए पड़ी है। तो घर आने के बाद उसे पता चलता है कि वो अभी भी गरीब है, तो वो और डंजन्स को खोजने लगता है, जहाँ उसे एक प्राइवेट वर्किंग ग्रुप का कॉल आता है। उनका लीडर था हॉग डोंग सुक, जो कहता है कि पैसा आपस में बढ़ जाएगा। तो वो एग्री करते हैं और सब लोग डंजन में चले जाते हैं। लेकिन हमें अंदर जाके पता चलता है कि ये बस एक सेटअप था। इनका लीडर जिन्वो और एक दूसरा अमीर लड़का जो उनके साथ काम करने आया था, उन दोनों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ने वाला था और सारा पैसा खुद लेने वाला था। तो वो ऐसा ही करता है, बॉस के पास वो एंट्रेंस सील कर देता है जिसमें जिन्वो और यूजिनहो दोनों ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ वो बॉस उठता है और उन दोनों पे हमला करने लगता है, जिससे जिन्वो लड़ता है, लेकिन वो बॉस उस पे थोड़ा बहुत भारी पड़ जाता है और जिन्वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन उसके पास वो फुल हील वाली पोशन थी और उसे वो यूज करता है और फाइनली उस बॉस को लगातार स्टैब करके पैरालाइज कर करके खत्म कर देता है। तो यहाँ पर वो लोग एंट्रेंस को फिर से खोलते हैं और उनका लीडर शॉक हो जाता है ये देख के कि बॉस मर चुका है और ये दोनों अभी भी जिंदा है, जिसके कारण वो पूरा गैंग जिन्वो और यूजिनहो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जिन्वो को सडनली एक मैसेज आता है उस सिस्टम से कि अभी एक अर्जेंट मिशन है, इन सभी 5 लोगों को मार दो वरना मैं ही तुम्हारा हार्ट स्टॉप करा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वो का कोल्ड हार्टेड बिहेवियर, जिस सभी लोगों को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर देता है। उनका लीडर उससे माफी भी मांगता है, लेकिन जिन्वो का तो मिशन था तो वो उसे भी एक ही अटैक में खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं कहानी में, जहाँ जिन्वो को एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है, जो कि किसी भी डिजीज को क्योर कर सकता है। अपनी माँ को बचाने की उम्मीद में वो उस डंजन को विजिट करता है, लेकिन उसका गेट कीपर जिन्वो की ऐसी तैसी करके छोड़ देता है और जिन्वो मरते मरते बचता है। और यहाँ पर जिन्वो को रियलाइज होता है कि उसे अभी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तो वो जो क्वेस्ट है वो वहीं पर छोड़ देता है। यहाँ पर आगे जाके वो अमीर बंदा जिन्वो को कन्विंस कर लेता है कि वो उसके साथ काम करे और बदले में वो उसे 3 बिलियन येन देने को तैयार था। यहाँ पर जिन्वो डील क्लोज कर लेता है और हम आगे बढ़ते कहानी में। वो अपने वापस पुराने दोस्तों के साथ एक डंजन को एक्सप्लोर करता है, जहाँ पर उसके पुराने दोस्त जिन्वो को बिल्कुल पहचान नहीं पाते और उनके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट भी था कि पहले एपिसोड में ही वो उसे मरने के लिए छोड़ गए थे। इन्हीं के बीच कैंग नाम का एक बंदा था जो कि एक बी क्लास हंटर था और कुछ क्रिमिनल्स भी थे जिनको बस अपनी लाइफ सेंटेंस को बचाना था, तो वो भी इनके साथ काम करने लगे। हमें अंदर जाके पता चलता है कि ये जो कैंग नाम का बंदा है वो दरअसल एक साइको है और उसे इंसानों को मारना पसंद है। यहाँ जिन्वो का मुकाबला कैंग से होता है। कैंग के पास काफी बढ़िया स्किल थी, वैनिश होने वाली वगैरह, और उसकी स्पीड भी काफी अच्छी थी, लेकिन अपने जिन्वो के पास एक नई स्किल आ चुकी थी जिसका नाम था मर्डरस इंटेंट, मतलब वो किसी भी एनिमी के अगेंस्ट फुल्ली कोल्ड हार्टेड जा सकता है। तो इसी स्किल के कारण जिन्वो कैंग के छाती में वो डैगर घुसा के उसे मार देता है। यहाँ पर जिन्वो का सीक्रेट थोड़ा बहुत लीक होने लग रहा था, हंटर एसोसिएशन वाले उस पर डाउट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उस डंजन में उसने अपने दोस्तों की जान बचाई थी तो उनमें से जो सीनियर है वो थोड़ा बहुत सिचुएशन को मैनेज कर लेता है। जिन्वो आगे जाके अपने पार्टनर के साथ और डंजन्स क्लियर करता है, उससे और ज्यादा लेवल अप भी होता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हीरो एसोसिएशन का एम्प्लॉय जिन्वो को रिक्रूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो ना केवल उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है बल्कि बंदा उसे स्कैम भी कर लेता है। उसके हाथों वो वाले डंजन्स को डबल प्राइस में रिजर्व करवा लेता है, जो कि वो कभी क्लियर भी नहीं करने वाला। आगे जाके जिन्वो को एक नया नोटिफिकेशन आता है एक जॉब चेंज डंजन का, मतलब अगर उसने उस डंजन में अच्छा खासा टाइम बिता के अच्छा खासा टाइम टिक गया तो वो अपनी जॉब को चेंज कर सकता है, मतलब एज ए सिस्टम ही उसकी लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ जिन्वो बहुत सारे एनिमीज से लड़ता है जो उसे अपने पुराने बैटल्स की भी याद दिला देते हैं, मतलब काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे। इन सबसे मुश्किल से लड़ते लड़ते जिन्वो फाइनली उस डंजन के बॉस के पास पहुंचता है जिसका नाम था इग्रिस, और वो दिखाता है जिन्वो को उसकी औकात, वो दिखाता है असली बाप कौन है। दोनों के बीच काफी घमासान युद्ध होता है, लेकिन जिन्वो काफी क्लोज बैटल में इग्रिस को हराने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर जिन्वो सोच रहा था कि वो बच गया और डंजन खत्म हो गया, लेकिन नहीं, एज मैंने कहा था इस डंजन में जिन्वो को टिकना था, ना कि उसे खत्म करना था। अब यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं
और उसमें से बहुत सारे नाइट्स बाहर आते हैं जिनमें उन्हें मारना चालू करता है, लेकिन उनका कोई अंत नहीं था। वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन सडनली वो सिस्टम ट्रिगर हो जाता है क्योंकि जिन्हों ने अपना डेली क्वेस्ट खत्म नहीं किया था। तो सडनली वहीं से जिन्हों शिफ्ट हो जाते हैं वही रेगिस्तान में। अब यहाँ पर जिन्हों की जान बाल बाल बचती है। अब क्योंकि जिन्हों का लेवल काफी ज्यादा अच्छा हो गया था तो वो खुश होता है और उन सेंटीपीड से बचने के बजाय वो उन्हें ही मार गिराता है। और 4 घंटे बाद वो वापस उसी लोकेशन पे आ जाता है जहाँ पर उसकी फाइट फिर से कंटिन्यू होती है। और अब की बार क्योंकि वो फुल्ली हील्ड है, वो सारे नाइट्स को मार गिराता है और सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करता है कि तुम अच्छा खासा टाइम टिक गए। और उसकी जॉब चेंज हो जाती है नेक्रोमैंसर पर। अब क्योंकि जिन्हों ने थोड़ी बहुत मेहनत कर रखी थी तो उसको बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं और वहीं के वहीं वो अपने जॉब नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क में ट्रांसफर कर लेता है। तो यहाँ पर शैडो मोनार्क की पावर ये थी कि जिन्हों अब से जितने भी लोगों को हराएगा वो उनकी शैडो को एज ए मिनियंस यूज कर सकता है, मतलब अपनी आर्मी में जोड़ सकता है। और यहाँ पर जिन्हों अपना पहला शैडो सोल्जर अपनी टीम में ऐड करता है और वो था वही बॉस जिसे उसने रिसेंटली हराया था, वो था इग्रिस। और इसी के साथ इग्रिस बन चुका है जिन्हों का वफादार सोल्जर। और इसी के साथ सीजन 1 का रीकैप भी खत्म होता है। सीजन 2 में हम जिन्हों के और एडवेंचर्स को देखेंगे। और मैं तुमको बता रहा हूँ ये जो इग्रिस बंदा है हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट बनने वाला है, क्योंकि आगे जाके इसकी वफादारी उस लेवल पे रहने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलता हूँ मैं तुमको सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।